स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में फेडरलिज्म चैप्टर के एक लास्ट टॉपिक को, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको कवर करने जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्टूडेंट्स, जनरली व्हाट हैपेंस, a student learns or cramps this topic from somewhere else. ओके, कहीं से भी वो क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता और कुछ को समझ आता भी है तो उनके पास बहुत आधी अधूरी जानकारी होती है। यू नो, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना चाहिए 10th लेवल पर, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। एनसीईआरटी कोई एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने बुक्स बनाई हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा डीप पता होना चाहिए। जैसा आप देख रहे होंगे, हर वीडियो में मैं आपको कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ शेड्यूल्स, इन सब के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ओके, सो द सेम टुडे आई एम गोइंग टू फॉलो। टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको समझना होगा, और एग्जाम में इस टॉपिक से पूरा चैप्टर एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लिखा हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? हमें देखना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है क्या। देखिए, ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा हमने माना। अब डिसेंट्रलाइजेशन हमसे कहता है व्हेन पावर इज टेकन from the central government as well as the state government and given to the third tier of government. Third tier of government का नाम क्या है? Local government. क्या नाम है? Local government. फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब पावर यहां से और यहां से, ठीक है, जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को, थर्ड टायर की गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। ओके, तो ये यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है क्या, ये क्यों हुआ, हम इसकी भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, देखिए, भारत एक इतना बड़ा देश है, इतने स्टेट्स हैं, अभी भी 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इतने बड़े देश में यू माइट बी यू डोंट नो, और हो सकता है जो बच्चे दूर दराज कभी इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां पर अभी भी बिजली पानी तक की भी उतनी प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, इतना एफर्ट्स होने के बाद भी। तो आप सोचकर देखिए, उनकी जो डेली की जरूरतें हैं, उनका जो सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, उनका जो डिजीजेस का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ अभी भी छोटी छोटी बीमारी से लोग इतने परेशान रहते हैं, बहुत दूर दूर उनको जाना पड़ता है। तो ऐसे में उन लोगों से क्या उम्मीद रखी जा सकती थी कि वो कभी अपनी प्रॉब्लम को लेकर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, कभी वो संसद जाएंगे, या कभी कोई मंत्री उनकी बात प्रॉपर सुन पाएगा? तो उनकी भी गलती नहीं थी, इतने बड़े देश में छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों से पूछना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए भी और पावर को शेयर करने के पर्पज से भी, सिस्टम को स्मूथ चलाने के पर्पज से भी इस डिसेंट्रलाइजेशन को किया गया। ये कब हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको समझने वाली है, ठीक है। व्हेन, ये हुआ कब? ये हुआ 1992 में। पंचायती राज सिस्टम हमारे यहां बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन यहां इसमें एक अमेंडमेंट हुआ। जो अमेंडमेंट हुआ वो कौन सा था? अमेंडमेंट, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हमारे किस पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 9 में है ये हमारा, ठीक है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 में है। और हमारे कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 11। 1992 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट का नाम है, ईयर 1992, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है, शेड्यूल 11 में है। और आर्टिकल, देखिए एक नई बात और इसमें आपकी जोड़ देते हैं, आर्टिकल 243। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। इट इज मोस्ट एसेंशियल टू कीप दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें पता चल गया, पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। 1992 में हुआ, अमेंडमेंट 73 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है,
शेड्यूल 11 है और आर्टिकल 243 है। तो ये हो जाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये क्यों हुआ था इसके बारे में मैंने आपको तो ब्रीफ में बता दिया है। आप इसको क्लिक ले लीजिए या अपने नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू कॉपी दैम। ओके, चलिए ये बात हमारी क्लियर हो जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कब हुआ, कौन से पार्ट में हुआ, सो मेनी थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जब हुआ तो उनमें किन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ओके, सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, जो पॉइंट्स हैं यहां मैं लिख देता हूं 1992 का अमेंडमेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, मैं लिख देता हूं मार्क्स। चलिए ये भी सिस्टम शुरू कर देते हैं, इस पे आपका 1, 3 एंड 5 किसी भी लेवल का नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट्स, इसमें क्या पॉइंट्स रखे गए जब अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब समझिए, हो सकता है कुछ बच्चों को भी ना पता हो। अमेंडमेंट होता है बेटा किसी भी चीज में संशोधन करना, किसी भी चीज में कोई चीज ऐड करना या उसको रिनोवेट करना या किसी चीज को हटाना या उसकी जगह कोई और नई चीज ऐड करना, उसको हम कहते हैं। जैसे आप मैं फोन्स में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, एडिट कर देना। ठीक है, तो ये एडिट था आपका एक तरह का। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायती राज सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है हमारे यहां। सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था, ठीक है, पंचायत इलेक्शन। तो लेकिन यहां आकर इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, इसमें सुधार किया गया कि क्या चीजें ऐसी थी जो छूट रही थी। सो नंबर 1, रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर 5 years, इस बात को सेट कर दिया गया कि अब के बाद हमारे यहां पर रेगुलर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और उस रेगुलर इलेक्शन को देखने के लिए नंबर 1 पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट, उस रेगुलर इलेक्शन को देखने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट ईसी को कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन। क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ। अब इसको इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है ये भी आपको समझना पड़ेगा। यू नो दैट वी पीपल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई किसी को किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो बात अलग है बेटा, बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं रोज समाज में, लेकिन हाँ हमारे पास राइट है, वी कैन गो टू पुलिस, वी कैन गो टू कोर्ट, और हमें जस्टिस मिलेगा, ऐसा हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमें खुद पर फेथ होना चाहिए, खुद पर कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी प्रेजेंट गवर्नमेंट इस इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में नहीं लेगी, अपने इन्फ्लुएंस में उसको नहीं लेगी, अपने हिसाब से उससे कोई काम नहीं कराएगी। इट्स मीन इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, तो ये देखता है आपके कौन से स्टेट, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है। क्या है इसका नाम? स्टेट इलेक्शन कमीशन है बेटा। ठीक है, तो ये आपके स्टेट में होने वाले जो आपके इलेक्शंस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो, कहीं पर भी हो वो इलेक्शन, इनको वो देखता है, टेक केयर करता है, उससे रिलेटेड सारे प्रोसीजर को फॉलो करता है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया, रिजर्व सीट्स फॉर एसटीज एंड ओबीसीज। देखिए इसके बाद ये भी फिक्स कर दिया गया कि अगर कोई भी इलेक्शन होगा लोकल लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट में कोई भी इलेक्शन, इफ एनी इलेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो वहां पर इन कैटेगरीज के जो भी लोग होंगे उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी। मतलब जिस टाइम भी इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस करेगा कि इस बार एसटी की सीट रिजर्व है, सो नो कैंडिडेट ऑफ जनरल और अदर कैन टेक पार्ट इन दिस। कोई भी वहां जनरल का या और किसी कैटेगरी का इंसान इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगा। आपकी जो लोकल बॉडीज की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही एसटीज के लिए, ऐसे ही ओबीसीज के लिए। लेकिन एक मजेदार बात देखिए, अगर कभी भी कोई रिजर्वेशन नहीं आया, कोई रिजर्व सीट नहीं आई, तो ये तीनों, अगर जनरल सीट आई है तो ये तीनों इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। बट अगर सीट इनकी रिजर्व होकर आई तो जनरल का कोई भी इंसान उस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगा लोकल लेवल पर, जब इनकी सीट रिजर्व होकर इलेक्शन कमीशन से आती है। तो एक अमेंडमेंट आपका ये होता है। ठीक है, एक अमेंडमेंट हुआ है कि नाउ आफ्टर दिस स्टेट
ऑल द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दियर विश, बेटा ध्यान से सुनना, स्टेट्स हैव टू है बेटा, ध्यान रखना, हैव टू करना पड़ेगा, ठीक है, हैव टू शेयर मनी और रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट्स। हाँ जी, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था बेटा। इसके बाद क्या कर दिया कि अब स्टेट्स को अपनी मर्जी से, हाँ, अकॉर्डिंग टू, ये आप लिख सकते हो गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर विश, ठीक है, और अवेलेबिलिटी आप कुछ भी लिख सकते हो। विश का मतलब ये नहीं कि देंगे नहीं, विश का मतलब ये नहीं देंगे नहीं, विश का मतलब है कि अपनी इच्छा से कितना देना है, अमाउंट कितना देना है, ठीक है। विश से मतलब क्या है, अमाउंट से है, अमाउंट से बात कर रहा हूं, कितना अमाउंट देना है, किस तरह की हेल्प करनी है। तो ये भी बिल्कुल नेसेसरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना शेयर करना ही होगा, ठीक है। क्या शेयर करना होगा, अपनी कुछ पावर्स के साथ साथ, अपनी कुछ पावर्स के साथ साथ कुछ अमाउंट भी, कुछ रेवेन्यू भी शेयर करना होगा। ये भी अमेंडमेंट के बाद सेट कर दिया गया। तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 देखिए, यहां पर 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन। बेटा ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है, 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके बाद, इस अमेंडमेंट के बाद इट वाज डिक्लेयर्ड कि जो आपका इलेक्शन कमीशन होगा उसका भी ये रोल होगा इसमें कि वो जितनी भी सीट्स लोकल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल बॉडीज की हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं, उनके अंदर 1/3 सीट्स वो वीमेन को भी रिजर्व करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस अमेंडमेंट में डिस्कस किए गए। इस अमेंडमेंट के बाद एक बात क्लियर हो गई कि ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो बनी, इसने हमारी डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। वी कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथन गवर्नमेंट। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको और पावरफुल करने के लिए इस सिस्टम ने अच्छा रोल प्ले किया। तो स्टूडेंट्स चलिए इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगली अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, 1, 3, 5 नंबर के क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं। टेक केयर। जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।